मेरे YouTube चैनल IG ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हो अनिवार्य हिंदी कक्षा 12 में आज के इस वीडियो में व्यवहारिक व्याकरण का जो पहला ही पाठ्यक्रम में आपके टॉपिक है भाषा व्याकरण एवं लिपि के परिचय पर चर्चा करेंगे। हिंदी क्लास 12 के अंतर्गत जैसा कि आप देखोगे 12वीं क्लास के अंतर्गत जो व्यवहारिक व्याकरण है आपका व्यवहारिक व्याकरण अच्छी तरह से देखना। व्यवहारिक व्याकरण उस व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत कुल बोर्ड एग्जाम में आपके 8 नंबर के प्रश्न बनेंगे। कितने नंबर के प्रश्न बनेंगे? 8 नंबर के अंक बनेंगे और कुल 4 टॉपिक आपके दिए हुए हैं और वो प्रत्येक टॉपिक में आपको शानदार ढंग से कराऊंगा। तो आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो के अंत में मैं आपको पूर्व भर्ती परीक्षा में आए हुए प्रश्न और एनसीईआरटी की पुस्तक से लिए गए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो देखो व्यवहारिक व्याकरण में आपको 4 पार्ट में 12th में 4 पार्ट है आपके व्यवहारिक व्याकरण का। कौन कौन सा है? 8 अंक कैसे आएंगे आपके, तो उसे ध्यान से देखना। देखो एक है आपका पहला, वो है आपका भाषा व्याकरण। क्या है? भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। लिपि का परिचय ये पहला पाठ्यक्रम में टॉपिक है और ये आपके 2 नंबर का है। दूसरा जो टॉपिक है आपके पाठ्यक्रम के अंतर्गत वो है शब्द शक्ति का। कौन सा है? शब्द शक्ति का। तो आपको पाठ्यक्रम ध्यान में रहना बहुत जरूरी है, तो ध्यान से देखिए आप शब्द शक्ति का, ये भी आपके 2 नंबर का है। तीसरा जो आपके इंपॉर्टेंट जहां से अधिकतम प्रश्न आपके बन सकते हैं उसको भी मैं शानदार ढंग से कराऊंगा और वो है आपका अलंकार। क्या है? अलंकार वाला टॉपिक है व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत, ये भी आपके 2 अंक का होगा। ठीक है। और चौथा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक वो आपके पारिभाषिक शब्दावली का है। कौन सा है? पारिभाषिक शब्दावली का वो है, ये भी 2 नंबर का है। इस प्रकार से व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत कुल 8 अंक आपके आएंगे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो और मेरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखते हो तो बिल्कुल आपको 8 में से 8 अंक दिलाने का पूरा प्रयास रहेगा। तो थोड़ा सा जो अपना पहला टॉपिक है आज उस पर चर्चा कर लेते हैं। कौन सा है? भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। इसमें 2 में से 2 अंक कैसे लाने हैं उसे ध्यान से आप देख ले। तो देखो पहला आपका जो टॉपिक है व्यवहारिक व्याकरण का, मैंने कहा वो है आपका भाषा व्याकरण। भाषा व्याकरण एवं लिपि का परिचय। क्या है? एवं लिपि का परिचय, ये आपका है 2 नंबर का। लिपि का परिचय, इसे आप ध्यान से देखना। लिपि का परिचय, ठीक है, ये 2 नंबर का आपके आएगा। अब इसके अंतर्गत पहला अपन लेते हैं भाषा। ठीक है। भाषा किसे कहते हैं, यहां से प्रश्न बनता है और कुछ मैं एनसीईआरटी की बुक से आपको पाठ्यक्रम हिसाब से अनुसार अध्ययन कराने वाला हूं। तो देखो भाषा व्याकरण और लिपि के परिचय में भाषा किसे कहते हैं तो आपको सर्वप्रथम ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? तो उसे आप अच्छी तरह से देख ले। आपको ध्यान रखना है भाष संस्कृत के भाष धातु से निकली हुई है। ठीक है। भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना शब्द है जिसका यदि अपन शाब्दिक अर्थ लिया जाए, शाब्दिक अर्थ ले इसका, क्या शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा इसे आप अच्छी तरह से समझ ले। शाब्दिक अर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा? व्यक्त वाणी या कथन। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना शब्द है। किससे बना शब्द है? भाष धातु से बना शब्द है। अब इसका शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ लिया जाए कि भाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो आपका हो जाएगा व्यक्त वाणी। क्या हो जाएगा? व्यक्त वाणी, या जिसे अपन कथन भी कह सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। ठीक है। अब इसकी परिभाषा यदि आपसे पूछ ली जाए तो बिल्कुल सीधी सी परिभाषा है, विचार व्यक्त करने, मनोभावों को कहने। तो थोड़ा सा लिख देते हैं, तो ध्यान से देखो आप इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी। तो परिभाषा आप देखिए, इसकी परिभाषा अच्छी तरह से
समझ लीजिए। तो परिभाषा क्या हो जाएगी? व्यक्त या विचार व्यक्त करने, क्या हो जाएगी? विचार व्यक्त करने, अच्छी तरह से देखना, विचार व्यक्त करने, विचार व्यक्त करने या मनोभावों को कहने, विचार व्यक्त करने, मनोभावों को कहने, मनोभावों को कहने या प्रकाशित करने के साधन को, या क्या हो जाएगा? मनोभावों को कहने या प्रकाशित करने के साधन को, जो साधन काम में आएगा, साधन को भाषा कहा जाता है। समझ में आ गया? सबसे पहले यदि आपसे प्रश्न बनेगा, साधन को भाषा कहते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है। तो देखो, यदि आपसे पूछ लिया जाए भाषा किसे कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बना शब्द है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है व्यक्त वाणी या कथन, ठीक है। अब यदि आपसे परिभाषा पूछी जाए तो कुछ नहीं है, विचार व्यक्त करने, मनोभावों को कहने, विचार व्यक्त करने, मनोभावों को कहने या प्रकाशित करने के साधन को, याद रखना, साधन को भाषा कहते हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न आपसे यहां से बन सकता है, वो बनेगा कि भाषा कितने प्रकार की होती है। तो भाषा के प्रकार, भाषा के प्रकार कितने हैं, तो आपको ध्यान रखना है, भाषा मूल रूप से 2 प्रकार की है, याद रखना है। अब 2 प्रकार की कौन सी होती है? एक जैसे मैं कह रहा हूं तो वो हो जाएगी मौखिक भाषा। अब आप मेरे कथन को लिख रहे हो, नोट्स बना रहे हो, तो वो आपकी लिखित भाषा हो जाएगी, ठीक है। तो भाषा के 2 रूप हैं, कौन कौन से हैं? याद रखना है, एक है मौखिक भाषा, क्या ध्यान रखना है? एक है मौखिक भाषा और दूसरी भाषा कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना है लिखित भाषा। बस यहां से सीधा सीधा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब ये तो भाषा का हो गया, थोड़ा व्याकरण का अध्ययन कर लेंगे और एनसीईआरटी की पुस्तक में कैसे दे रखा है टू द लाइन। आपको 2 प्रकार के प्रश्न बनते हैं पाठ्यक्रम में, एक तो आपका बहुत चयनात्मक प्रश्न बनता है वो, और एक रिक्त स्थान का प्रश्न बनता है व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत, ठीक है। तो उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। अब आप पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देख लेना, क्योंकि जो मैंने एनसीईआरटी की पुस्तक से शब्दों को लिया है वो सीधे के सीधे बोर्ड एग्जाम में रिक्त स्थान के रूप में पूछ लेते हैं। तो चलो चलते हैं, तो ध्यान से देखिए। भाषा, व्याकरण एवं लिपि का परिचय, 2 अंक व्यवहारिक व्याकरण के पक्के करने के लिए अपन शुरुआत करते हैं भाषा की। मैंने बता दिया, भाषा संस्कृत के भाष धातु से बनी हुई है, संस्कृत के भाष धातु से, याद रखना है, भाष धातु से बनी हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है कथन। ये याद रखें आप, क्या कथन या व्यक्त वाणी, उसे भाषा कहा जाता है, ठीक है। अब परिभाषा मैंने बता दिया आपको, विचार व्यक्त करने, मनोभावों को कहने तथा प्रकाशित करने के साधन को भाषा कहते हैं। अब भाषा की परिभाषा कई बार पूछी जाती है, तो एक महाभाष्यकार पंतजलि की परिभाषा है, मनुष्य को व्यक्त वर्णात्मक वाणी ही भाषा कहलाती है। क्या कहते हैं पंतजलि जी? मनुष्यों की व्यक्त वर्णात्मक वाणी ही भाषा कहलाती है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, ये मैंने एनसीईआरटी की पुस्तक से लिया है और सीधा सीधा यहाँ से रिक्त स्थान में से पूछते हैं, तो टू द लाइन अच्छी तरह से आपको देखना है। तो देखो क्या है कह रहा है, ये मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्व किसका है? संप्रेषण का। संप्रेषण के माध्यम रहा है, और वो माध्यम क्या है संप्रेषण का? भाषा। तो आपसे पूछ सकते हैं कि मनुष्य के संप्रेषण का माध्यम क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है भाषा। क्या होता है? भाषा संप्रेषण का माध्यम होता है। आगे बढ़ते हैं, भाषा के माध्यम से ही हम अपने भाव विचार दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, बिल्कुल सही बात है, तथा दूसरे व्यक्ति के भाव एवं विचार जान पाते हैं। भाषा नहीं होती तो मैं जो कह रहा हूँ आप समझ नहीं पाते, और आप जो कमेंट में लिखोगे वो मैं समझ नहीं पाता, तो ये भाषा माध्यम है, ठीक है। भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना, अच्छी तरह से इस लाइन को देखना मोस्ट इंपोर्टेंट है,
ये रिक्त स्थान में और बहुचयनात्मक प्रश्न में ये सीधी की सीधी लाइन पूछी गई है। मैं वीडियो के अंत में आपको वो लाइनें बताऊंगा कि देखो यहाँ से सीधी की सीधी लाइन पूछी है रिक्त स्थान में और 1 नंबर का प्रश्न बना है रिक्त स्थान का। तो ध्यान से देखना, भाषा ही याद रखना, भाषा ही वह साधन है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं। अब इन्होंने एक बहुचयनात्मक प्रश्न यहाँ से कैसे बनाया, वह साधन कौन सा है जिससे हम अपना इतिहास, संस्कृति, संचित ज्ञान विज्ञान तथा अपनी महान परंपराओं को जान पाते हैं, तो वह साधन भाषा है। क्या हो जाएगा, अबसद में भाषा आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, संस्कृत हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस लाइन से भी रिक्त स्थान और बहुचयनात्मक में प्रश्न बना है बोर्ड एग्जाम में। देखो कैसे, हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा कौन सी है, तो वो है संस्कृत। हमारी सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा कौन सी है, तो आपको याद रखना है वो भाषा है संस्कृत, सूत्र भाषा है। ठीक है, तथा वर्तमान में हिंदी हमारी राजभाषा है। ध्यान रखना, राजकार्य की भाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। क्या है, हिंदी क्या है, याद रखना है आपको, राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है, राष्ट्रभाषा नहीं है, ये याद रखना है। हिंदी राजभाषा है, परीक्षा में पूछ सकते हैं हिंदी कैसी भाषा है, तो राजभाषा हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, भाषा के प्रकार मैंने बता दिए। भाषा के प्रकार कितने हैं, 2, पहला मौखिक और दूसरा लिखित। अब कई बार यहाँ लाइन से सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि मौखिक भाषा किसे कहते हैं और लिखित किसे कहते हैं, तो फटाफट देख लेते हैं। मौखिक भाषा आपस में बातचीत के द्वारा, भाषणों, उद्बोधनों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है, कॉमन चीज है। ठीक है, लिखित भाषा लिपि के माध्यम से लिखकर प्रयोग में लाई जाती है। यद्यपि भाषा भौतिक जीवन के पदार्थों तथा मनुष्य के व्यवहार में चिंतन की अभिव्यक्ति के साधन के रूप में विकसित हुई है। भाषा इस रूप में विकसित हुई है जो हमेशा एक सी नहीं रहती है। भाषा एक सी नहीं रहती है, उसमें परिवर्तन होता रहता है, अपितु उसमें दूसरी बोलियों, भाषाओं से, संपर्क भाषाओं से शब्दों का आदान प्रदान होता रहता है। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से उत्पन्न होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, विद्यार्थी इसे नोट करें, ये रिक्त स्थान में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। कैसे पूछेगा, जीवन के प्रति रागात्मक संबंध किसके माध्यम से उत्पन्न होता है, तो आपको ध्यान रखना, भाषा के माध्यम से। जीवन के प्रति रागात्मक संबंध भाषा के माध्यम से ही उत्पन्न होता है। मैं वीडियो में आपको टू द लाइन कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं वो जरूर बताऊंगा, तो ध्यान से देखते रहे आप। आगे देखो, किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को ही माना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, इस लाइन से भी रिक्त स्थान और बहुचयनात्मक प्रश्न बन रहे हैं। वो कैसे, तो देखो, किसी सभ्य समाज का आधार को ही माना जाता है। किसी सभ्य समाज का आधार किसे माना जाता है, तो विकसित भाषा को माना जाता है, ये याद रखना। तो किसी सभ्य समाज का आधार उसकी विकसित भाषा को माना जाता है, ये तो भाषा संबंधित है। आगे अपन व्याकरण का देख लेते हैं और भाषा और बोली में यहाँ से प्रश्न बनता है, तो उसे ध्यान से देखें, भाषा किसे कहते हैं और बोली किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न 2022 और 23 में बना है, तो इस लाइन को ध्यान से देखें। एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है, जिसे उपभाषा भी कहते हैं। तो ध्यान रखना, बोली को ही उपभाषा कहा जाता है। ठीक है, बोली का दूसरा नाम क्या है, तो आप ध्यान रखना, उपभाषा, ये याद रखें आप, बोली को उपभाषा कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, एक सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। एक सीमित क्षेत्र है जहां पर कोई स्थानीय रूप है, उसे बोली कहते हैं। भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाएगा, ये सीमित क्षेत्र में होगी। ठीक है, और इस बोली को उपभाषा भी कहा जाता है, ये याद करें, नोट कर ले। आगे बढ़ते, अगला देखिए,
कहा गया है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी कई बार बना है मोस्ट इंपोर्टेंट, कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी, हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आता है। अपने पूर्वज कहते हैं कोस कोस पर पानी बदले और 5 कोस में वाणी, वाणी यानी भाषा, यानी तो यहां से प्रश्न बन सकता है कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर वाणी, यानी भाषा कितने कोस पर परिवर्तित होती है, तो आपको ध्यान रखना 5 कोस, क्या लिखना है 5 कोस, 5 कोस पर भाषा में भी परिवर्तन आ जाता है। आगे देखो मोस्ट इंपोर्टेंट, इस लाइन को अच्छी तरह से देखें, भाषा का सौमित अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है। बोली क्या कहलाती है, भाषा का सौमित, सौमित अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप बोली कहलाता है, ध्यान रखना। यहां से सीधा रिक्त स्थान में पूछ सकता है आपको, भाषा का सौमित अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप क्या कहलाता है, तो वो बोली कहलाता है, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़े, जिसमें साहित्य रचना नहीं होती है तथा जिसका व्याकरण नहीं होता है, तो साहित्य रचना किसमें नहीं होती है, व्याकरण किसका नहीं होता है, तो वो हो जाएगी आपकी बोली। बोली के अंतर्गत ना तो साहित्य रचना होती है और ना बोली का कोई एक निश्चित व्याकरण होता है, ठीक है। तो वह शब्दकोश भी नहीं होता है, जबकि भाषा क्या है, विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भाषा एक बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, उसका व्याकरण तथा शब्दकोश होता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाता है। भाषा में साहित्य लिखा जाता है, बोली में नहीं लिखा जाता है। किसी बोली का संरक्षण तथा अन्य कारणों से यदि क्षेत्र विस्तृत होने से लगता है तथा उसमें साहित्य लिखा जाने लगता है, तो वो भाषा बनने लगती है तथा उसका व्याकरण निश्चित होने लगता है। यह है भाषा और बोली में अंतर। कहाँ से प्रश्न बन सकते हैं मैंने बता दिया। आगे बढ़ते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। देखो हिंदी की बोलियां कितनी है उसे समझना जरूरी है। तो देखो हिंदी केवल खड़ी बोली मानक भाषा का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि इसमें अन्य बोलियां भी समाहित है, ध्यान रखना। खड़ी बोली भी शामिल है। ये इस प्रकार है, देखो हिंदी की कितनी बोलियां है, पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी में क्या क्या होता है, ABC ध्यान रखना है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये होती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां होती है, तो आपको ध्यान रखना है अवधी, ठीक है। दूसरी अवधी के बाद में बघेली, क्या होगी बघेली, और तीसरी आपको ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ी। क्या ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां होती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ध्यान रखना है, ठीक है। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी होती है, तो खड़ी बोली। पूछेगा प्रश्न खड़ी बोली किस में होती है, तो आपको ध्यान रखना पश्चिमी हिंदी में खड़ी बोली होती है, ब्रज भाषा होती है, बागरू जिसे हरियाणवी कहते हैं, ठीक है, बुंदेली तथा कन्नौजी शामिल है। ये सारी पश्चिमी हिंदी में होती है, खड़ी बोली ब्रज, बागरू, हरियाणी, बुंदेली या कन्नौजी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बिहार की प्रमुख बोलियां कौन सी है, मगही, मैथिली तथा भोजपुरी। मगही, मैथिली, भोजपुरी किस में आती है, तो वो आती है बिहारी के अंतर्गत। किस में आएगी, बिहारी के अंतर्गत। याद रखना है आपको। राजस्थान की मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती तथा हाड़ौती बोलियां शामिल है। राजस्थानी में कौन कौन सी है, मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती और हाड़ौती बोलियां शामिल है। कुछ विद्वान मालवी, ढूंढाड़ी तथा बागड़ी को भी राजस्थानी की अलग बोलियां मानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पहाड़ी हिंदी में कौन कौन सी होती है, तो गढ़वाली, कुमाऊनी तथा मंडियाली बोलियां हिंदी की बोलियां है। अब देखो इन बोलियों के मेल से बनी हिंदी को संविधान सभा ने 14 सितंबर, याद रखना 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया। प्रश्न बढ़ेगा हिंदी को भारत की राजभाषा कब स्वीकार किया गया, तो 14 सितंबर 1949, याद रखना है आपको 14 सितंबर 1949 याद रखें आप, ठीक है। क्या हुआ उस दिन
कि भाई हिंदी को राजभाषा बनाया गया। हिंदी को क्या बनाया? राजभाषा, राष्ट्रभाषा नहीं है, याद रखना। हिंदी क्या बनी? राजभाषा बन गई थी। ठीक है, विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी की भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में भी विविधता पाई जाती है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है, तो ध्यान रखना, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी, राजस्थानी और पहाड़ी। 5 क्या है? हिंदी की बोलियां कितनी है? तो आपको ध्यान रखना है 5 बोलियां और 18 से 22 भाषाएं हिंदी के अंतर्गत आती है। तो 5 है पूर्वी हिंदी, 5वीं में कौन सी है? पूर्वी हिंदी, याद रखना है आपको। 5 में से फिर पश्चिमी हिंदी, कौन सी अगली? पश्चिमी हिंदी। फिर अगली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी के बाद में तीसरी है, आपको याद रखना है, बिहारी। ये हिंदी की बोलियों के अंतर्गत आता है। बिहारी के बाद में कौन सी है? तो आपको याद रखना है राजस्थानी। कौन सी है? राजस्थानी है। और राजस्थानी के बाद में कौन सी है? पहाड़ी। तो ये 5 बोलियां हिंदी के अंतर्गत आती है। और आपको ध्यान रखना है राजभाषा कब बनाया गया? 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा, और पूर्वी हिंदी के अंदर अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी होती है। ठीक है, आगे बढ़े तो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, हिंदी भाषा और व्याकरण। भाषा, व्याकरण, लिपि का परिचय पढ़ रहे हैं अपन। तो हिंदी भाषा और व्याकरण क्या है? हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। ये याद रखना, टू द पॉइंट परीक्षा में पूछते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्या पूछेगा? भाषा को यहाँ से बना सकता है, भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाले को कहते हैं, तो शास्त्र कहते हैं। ठीक है, तो व्याकरण क्या है? भाषा को शुद्ध रूप से बोलने के नियमों की जानकारी दी जाती है, उसे व्याकरण शास्त्र कहा जाएगा। ठीक है, किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। ठीक है, हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ध्यान से देखो कि हिंदी व्याकरण को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 3 वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार, इन 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। वर्ण विचार में वर्ण का अध्ययन, शब्द विचार में शब्द का, और वाक्य विचार में वाक्य का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, और हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य और वाक्यांश आदि की विवेचना किसमें की जाती है? व्याकरण के अंतर्गत की जाती है। और हिंदी व्याकरण को मोटे रूप से 3 भागों में बांटा गया, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। यहाँ से प्रश्न बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, नागरी लिपि का परिचय। यहाँ से प्रश्न बनेगा कि हिंदी की लिपि कौन सी है? तो वो है देवनागरी। हिंदी की लिपि कौन सी है? आपको ध्यान रखना है, देवनागरी लिपि है। हिंदी की कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है हिंदी की। ठीक है, अब अंग्रेजी की लिपि पूछी जाए तो आपको ध्यान रखना, अंग्रेजी की रोमन लिपि है। कौन सी लिपि है? अंग्रेजी की रोमन लिपि है। और हिंदी की लिपि देवनागरी है, ये याद रखें यहीं से। ठीक है, आगे अपन अध्ययन कर लेते हैं। अब लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। ठीक है, लिपि किसे कहते हैं? कि भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों से लिखा जाता है उसे लिपि कहा जाता है, याद रखना है। ठीक है, अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिखकर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। यानी एक निश्चित चिन्ह है भाषा को, उन चिन्हों को, ध्वनियों को उन व्यक्त करने के लिए जो चिन्ह लिखे जाते हैं उसे लिपि कहा जाता है, ध्यान रखना। अब मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से बन रहा है संस्कृत, अच्छी तरह से देखना, हिंदी,
मराठी, कोंकणी जो गोवा के अंतर्गत चलती है, और नेपाली भाषाओं की लिपि कौन सी है? तो आपको याद रखना है देवनागरी लिपि है। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि है। ठीक है, अच्छी तरह से याद रखना है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी और नेपाली की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, और अंग्रेजी की लिपि कौन सी है? तो रोमन लिपि में लिखी जाती है। मैंने लिख दिया है, अंग्रेजी रोमन लिपि के अंतर्गत लिखी जाएगी, ये याद रखें। पंजाबी की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी लिपि। कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। ठीक है, गुरुमुखी लिपि किसकी है? आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसे गुरुमुखी लिपि कहा जाता है, ये नोट करें। और उर्दू की लिपि को फारसी लिपि कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए, परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा कर लेते हैं, जहां से सीधे सीधे प्रश्न बनेंगे। हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से कहते हैं, बिल्कुल सही है। मैं जैसे अपनी बात आप तक पहुंचा रहा हूं तो एक भाषा के माध्यम से, और वो हिंदी है और देवनागरी भाषा है। ठीक है, भाषा के दो रूप हैं, मौखिक एवं लिखित भाषा। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहा जाता है। ठीक है, भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं। अच्छी तरह से इसको याद कर लें। हिंदी की 18 से 22 बोलियां एवं 5 उपभाषाओं या विभाषाओं में विभाजित की गई है। मैंने बता दिया, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, ये 5 उपभाषा है और 18 से 22 बोलियां है। याद रखना है, भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। ध्यान रखना है, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अब कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकते हैं और पूर्व बोर्ड एग्जाम में आए हुए प्रश्नों को देख लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है जो बन सकते हैं। निम्न में से राजस्थानी की बोली नहीं है, क्या कह रहा है? राजस्थानी की बोली कौन सी नहीं है? मेवाड़ी राजस्थानी की बोली है, मारवाड़ी है, मेवाती है, तो अवधी नहीं है। अवधी किसके अंतर्गत आती है? मैंने कहा था वो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अवधी किस में आती है? पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। ध्यान रखना, तो ये आंसर गलत है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। सीमित क्षेत्र में, मैंने कहा था टू द लाइन, आप अच्छी तरह से नोट करना। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं, क्या कहा जाता है? सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को उपभाषा कहा जाता है, जिसे बोली भी कहते हैं। बोली या उपभाषा, मैंने कहा था ये एक नाम था, बोली या उपभाषा। ठीक है, तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को उपभाषा कहते हैं। ये आपका आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते, अगला देखिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद में मैं आपको जो बोर्ड एग्जाम, पिछले बोर्ड एग्जाम में आए उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। निम्न में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? तो नेपाली की लिपि देवनागरी है, हिंदी की लिपि देवनागरी है, संस्कृत की लिपि देवनागरी है, पंजाबी की नहीं है। पंजाबी की लिपि मैंने कहा था आपको गुरुमुखी लिपि है। पंजाबी की कौन सी है? गुरुमुखी लिपि है, बाकी की लिपि देवनागरी है। ठीक है, आगे बढ़ते, अगला प्रश्न देखिए। खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? तो आपको ध्यान रखना है, खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है। किससे निकली है? खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली, याद रखना है आपको। खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी से निकली है। पूर्वी हिंदी में तो मैंने कहा था ABCD, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली निकली है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप कहलाता है। देखो 2024 में आ गया है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है,
तो भाषा का सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल वाला रूप कहलाता है। क्या कहलाता है? सीमित, अविकसित तथा आम बोलचाल, तो वो बोली होगा। क्या होगा? बोली। वो रूप कहलाता है, बोली कहलाता है। ठीक है, अब कुछ रिक्त स्थान देख लेते हैं, क्योंकि आपके यहाँ से 2 नंबर के प्रश्न बनेंगे। एक प्रश्न आएगा वो बहुचयनात्मक। क्या आएगा? बहुचयनात्मक आएगा, यानी अबशब्द वाला। एक आएगा अबशब्द वाला और एक आपका आएगा दूसरा रिक्त स्थान वाला। तो रिक्त स्थान वाला देखो कैसे पूछते हैं, टू द लाइन। ठीक है, अब देखो रिक्त स्थान वाले का ध्यान से देख रहा हूं। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्गों में विभाजित किया जाता है। कितने वर्गों में किया गया है? 4 वर्गों में। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार। ठीक है, 4। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को क्या कहा जाता है? भाषा को लिखने और बोलने संबंधित, तो वो आपका व्याकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्याकरण आ जाएगा इसके अंतर्गत। ये देखो 2023 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आया हुआ है। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी थी? रोमन लिपि है। तो रोमन लिपि यहाँ पर आ जाएगा रिक्त स्थान में। 2022 में आया ये प्रश्न। सभी भारतीय भाषाओं की सूत्र भाषा मैंने कहा था, तो क्या है सूत्र भाषा? तो आपकी संस्कृत हो जाएगी सूत्र भाषा। ठीक है, हिंदी देवनागरी लिपि में, मैंने कहा था देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस में लिखी जाती है? देवनागरी। अब यहाँ क्या आएगा? मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम है। मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम क्या है? भाषा ही है। क्या है? भाषा ही है। मौखिक अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। भाषा का लिखित रूप ही क्या कहलाता है? लिखित रूप ही वर्ण कहलाता है। या क्या आ जाएगा? भाषा का लिखित रूप वर्ण कहलाता है, और वर्ण से फिर शब्द बनता है, शब्द से पद बनता है, और पद से वाक्य बनता है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे। तो विद्यार्थियों, आज का ये वीडियो कैसा लगा? आज अपन ने चर्चा की है व्यवहारिक व्याकरण के अंतर्गत भाषा, व्याकरण एवं लिपि के परिचय में। आगे के वीडियो में अपन जो दूसरा शब्द शक्ति वाला है उस पर चर्चा करेंगे। 8 नंबर की व्यवहारिक व्याकरण आपकी शानदार होने वाली है। फिर अलंकार पर चर्चा करेंगे और पारिभाषिक शब्दावली। बोर्ड एग्जाम में आपको हिंदी में सर्वोत्तम अंक देने का वादा रहेगा। नमस्कार।